कैसे हैं आप सब। तो फिर से अब देखने वाले हैं अपन एक और चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेरा नाम अथर्वा पुरोहित है और अपन चालू करते हैं इस सेशन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अपन देखने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और अपन ये भी जानेंगे कि डीएनए कैसे अलग है आरएनए से, और बाकी सारे जो अपन इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में उन सभी से कैसे अलग है। अपन ये देखेंगे कि डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे पहले तो आरएनए बनता है फिर प्रोटीन बनता है। फिर अपन देखेंगे इस आगे चैप्टर के अंदर। तो बिना वक्त गवाए अपन शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अपने को इसमें पढ़ना है डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए है। और डीएनए क्या होता है बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले इसे देखो। अपने पास होती है एक सेल, अपने पास होती है एक सेल होती है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये मैंने बनाई सेल, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए। डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करेगी तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि दूसरी सेल के अंदर या इसकी डॉटर सेल के अंदर जाएगी, वो इनमें से कोई नहीं, केवल ये जाएगा, दैट इज़ डीएनए। तो डीएनए वो चीज़ होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे डीएनए के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है डीएनए। डीएनए किससे मिलके बना है? डीऑक्सी एसिड से मिलके। सो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी एसिड। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? तो आपको लगेगा सेल बहुत छोटी सी है, उसमें से न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए भी बहुत छोटा सा होगा। ऐसा नहीं है। डीएनए जो रहता है वो इस तरह से कंडेंस फॉर्म में रहता है। तो अगर जब आप इसको खोलोगे और बिल्कुल इस तरह से लाइन में लगाओगे तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बताओ? इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। कितनी है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा 4। यहाँ पर कितनी लेंथ बताई डीएनए की? तो 5x174, ठीक है। इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और ये लेंथ किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, मतलब कि बेस पेयर, ठीक है। मतलब कि ये देखो लेंथ है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। तो हमेशा दो न्यूक्लियोटाइड साथ में ट्रेवल करते हैं इस तरह से, उनके बीच में इस तरह के न्यूक्लियोटाइड सीडी बना करके चलते हैं। ये क्या दिख रही है अपने को? लैडर, ठीक है, सीडी जैसा स्ट्रक्चर। तो इस सीडी के ऊपर अपने को क्या दिखेंगे? ये दिस इज़ योर न्यूक्लियोटाइड के पेयर। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स दिखेंगे अपने को। तो ये न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को काउंट करके अपन लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अपन सीडीओ को काउंट करते हैं, सीडीओ जो रहती है सीडी, ठीक है। तो सीडी रहती तो अपन सीडीओ को काउंट करते हैं कि हमने कितनी स्टेप्स चढ़ी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वैसा ही सेम टू सेम अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, यहाँ पर एक डीएनए के अंदर अपने को बताना चाहिए नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है फिर? न्यूक्लियोसाइड होता है न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में से हटा दें तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जो भी अपना नाम है, मान लो एक नाम है और एक सरनेम है, नाम है और एक सरनेम है, अगर उसमें से सरनेम हटा दिया जाए तो क्या वो नाम रह जाएगा? बस यही चीज़ है कि अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो वो क्या होगा? मतलब न्यूक्लियोसाइड होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसा, तो चीज़ समझ में आई? पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। पेंटोस शुगर क्या होती है? पेंटोस बनाया अपन ने, दिस इज़ योर पेंटोस, ये होगी पेंटोस शुगर, ठीक है। इसमें एक फॉस्फेट जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ देंगे। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? तो अपने पास नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
एक होता है एडिनिन, एक होते हैं अपने प्यूरिन्स होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स दो तरह के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो प्यूरिन जो रहते हैं ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, एडिनिन वाले ग्रुप में, ठीक है। एक होता है एडिनिन और दूसरा कौन सा होता है, ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन को भी अपन डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिन। कट बोलते हैं इसको, एजी कट। इसकी ट्रिक क्या होती है, एजी कट। प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं नाइट्रोजनस बेस में, इसकी ट्रिक क्या हो जाती है, एजी कट, ठीक है। तो ये होता है। तो अब ये जो लिखा है इसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ इस डायग्राम में। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है अपने को, इसमें अपने को दिखेगा ये, व्हाट इज़ दिस, ये होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर से अटैच अपना पास में एक तो कार्बन यूनिट, उसके लास्ट में क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप। ये जो पी है ये क्या बता रहा है, फॉस्फेट के बारे में बता रहा है। तो अपन ने क्या बोला था कि इसके अंदर एक तो पेंटोस शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा और एक क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। देखो ज़रा इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या अटैच है, ए मतलब एडिनिन, ए मतलब एडिनिन। तो अपन ने क्या देखा था, 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, एजी कट। तो ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो यहाँ पर क्या अटैच है, देखो जितनी भी चेन होगी सब में नीचे की तरफ क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो बैकबोन कौन फॉर्म कर रहा है, देखो ये होगी पीछे वाली बैकबोन। बैकबोन इज फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो पूछते हैं बहुत बार, हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डबल न्यूक्लियोटाइड मॉडल, ठीक है। फिर आ जाओ अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या ज़रूरी है, अगले पेज पे तुमको पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा सब्सटेंस है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिस्चर इन 1869, ठीक है। और उसने उस समय इसको डीएनए नहीं बोला, उसने क्या बोला, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों बोला था, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन रख दिया, ठीक है। एक और चीज़ पता होनी चाहिए, डीएनए को तब तक यही समझते थे, डीएनए का अच्छा मॉडल अपने को इस टाइम पे नहीं मिला था। तो सबसे पहला डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहला डीएनए का मॉडल दिया था, जिसको क्या बोला था, डबल हेलिकल मॉडल, इसको बोला था डबल हेलिकल मॉडल। अच्छा, ये कैसे अलग था बाकी से, ये जितने भी बाकी एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे डबल हेलिकल मॉडल आया। तो डबल हेलिकल मॉडल के अंदर इन्होंने यूज़ किया एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इन दोनों की वजह से बनी, एक तो विल्सन की वजह से, मॉरिस विल्सन और फ्रैंकलिन की वजह से। तो विंकलिन्स और फ्रैंकलिन बोलते हैं वैसे उसको, विल्कलिन्स और फ्रैंकलिन्स। इन्होंने बताया था डीएनए, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बताई थी, उसका यूज़ किया इन लोगों ने डबल हेलिकल मॉडल बनाने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, 1953 में वॉटसन क्रिक ने क्या बताया, डबल हेलिकल मॉडल, लेकिन किसका यूज़ करके बनाया, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और उसको किसने बताया, विल्किंस और फ्रैंकलिन्स ने, ठीक है। अब देखो, अपन ने बोला कि ये जो मॉडल बताया इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का योगदान है, इसका नाम है चारगॉफ, ठीक है। तो ये जो जितना भी डबल हेलिकल मॉडल है, एक तो इसने कॉपी किया एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, दूसरा इरगिन चारगॉफ को फॉलो करता है। इरगिन चारगॉफ ने क्या बताया था कि डबल हेलिकल मॉडल में एडिनिन हमेशा पेयर करेगा, किसके साथ, पेयर करेगा, अच्छा ये बताया था इसने, एडिनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का रेशो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, रेशो बराबर रहता है, जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन, तो रेशो इज़ ऑलवेज इक्वल। ये किसने बताया था, चारगॉफ। तो डबल हेलिकल मॉडल इस फॉलो करेगा इस नियम को, चारगॉफ को फॉलो करता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन, प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। तो डबल हेलिकल मॉडल बोलता है अपने को कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मैंने बताया था ऐसी 2 चेन लैडर जैसी चलती हैं, इस तरह से अपन ने बनाया था। और लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन काउंटिंग दिस न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है। यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड है, ये डबल हेलिकल की चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई अपन ने, दिस इज़ द चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
तो यहाँ लिखा है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और बैकबोन कौन फॉर्म करेगा, शुगर फॉस्फेट, ठीक है। एंड बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है इनकी, मतलब कि अगर एक चेन की पोलैरिटी 5' से 3' है तो दूसरी चेन की पोलैरिटी होगी 3' से 5', मतलब अपोजिट पोलैरिटी की होती है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि ऐसी 2 चेन है अपने पास, या 2 स्केल समझ लो। एक स्केल की काउंटिंग है 0 से 30 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, दूसरे की 15 से 0 सेंटीमीटर, मतलब उल्टी लगाई गई है, ठीक है, उल्टी चेन्स लगाई हैं। सो द बेसिस ऑफ द 2 स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो एडेनिन है, ठीक है, जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड है ये? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। एक और चीज़ ज़रूरी है, क्या? वो चीज़ ज़रूरी है कि ये जो चीज़ होती है अपना डबल हेलिकल मॉडल, मैंने तो बताया कि ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा करके होता है। मतलब ये कॉइल होता है, इस तरह की कॉइल होती है। और ये कॉइल कौन से फैशन में? ये राइट हैंडेड कॉइल है। मतलब राइट हैंडेड मतलब क्या होता है? ये देखो, यह मैंने लिखा लेफ्ट, यहाँ मैंने लिखा राइट, ठीक है। तो ये कॉइल किस तरफ है? राइट हैंडेड कॉइल है, राइट साइड कॉइल हुई है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं अगर ये ऐसी लेफ्ट साइड कॉइल होती, पर ये लेफ्ट साइडेड है और ये राइट साइडेड है। अंतर समझ में आया? मतलब राइट साइडेड कॉइल होती है इस तरह से। ये फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पिच, पिच क्या होती है? तो एक पिच के अंदर आते हैं 10 बेस पेयर, ठीक है। सिंप्लीफाइड मॉडल को याद करो, ये रही अपनी डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर में अपने को दिख रहा है ये बेस पेयर। तो ये कितनी सीढ़ियाँ हैं? टोटल 10 सीढ़ी है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 10, ठीक है। तो 10 सीढ़ी वाली को क्या बोला अपन ने? पिच बोला है। 10 जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर दिखेंगे उसको अपन बोलते हैं एक पिच। उसको क्या बोला है? एक पिच बोला है। फोर्थ पॉइंट देखो, वो अपने को क्या बोलते हैं कि प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। मतलब कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये दूसरा प्लेन है, ये आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये डबल हेलिकल मॉडल मिल जाता है अपने को। इस तरह का डबल हेलिकल मॉडल इस तरह का मिल जाता है, ठीक है। और राइट हैंडेड फैशन में भी कॉइल है। तो ये इस तरह से बेस पेयर होते हैं। होना तो ऐसे भी सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ये कर्ल हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉइल हो जाते हैं और इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए? बेस पेयरिंग अच्छे से हो पाए। एक और चीज़ ज़रूरी याद रखो, ये डीएनए अपन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए पढ़ रहे हो क्या? देखो, डीएनए जो रहता है, डीएनए से अपन आरएनए फॉर्म कर सकते हैं, डीएनए से अपन आरएनए फॉर्म कर सकते हैं, आरएनए से अपन प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन का क्या करेंगे? प्रोटीन से आते हैं अपने पास में एंजाइम। प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम। और एंजाइम फॉर्म करते हैं कैरेक्टर। एंजाइम क्या फॉर्म करते हैं? कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे एक एंजाइम जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो एडीए डेफिशिएंसी बोलते हैं उसको, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। तो उसकी वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? कंटिन्यूस कौन सी सेल देनी पड़ती है? अपने को इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है, इसकी वजह से आपके कैरेक्टर पर, इम्यूनिटी इज़ द कैरेक्टर, इस पर अफेक्ट हुआ है। तो इसलिए ये किससे आया? एक्चुअली डीएनए से आया। तो डीएनए से बनता है आरएनए। ये देखो, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? इस मॉडल को अपन बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा बताया था क्रिक ने, जिसके अंदर क्या बताया गया है? डीएनए सबसे पहले तो डीएनए खुद बनाएगा, डीएनए दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए फिर बनाता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनाता है प्रोटीन, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रल डोग्मा। अब आ जाओ इस पेज पर, ये क्या बोल रहा है अपने को?
अच्छा, ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर ऐसा पूछा है कि अच्छा कुछ वायरसेस के अंदर होता है रिवर्स डायरेक्शन में आरएनए से डीएनए बनता है। तो सिंपल नेम ऑफ द प्रोसेस तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आरएनए से क्या बनता है, सबसे पहले डीएनए। आरएनए से पहले क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, अब अपना यूकैरियोटिक सेल है, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसमें डबल हेलिकल दिखना बहुत ज़रूरी है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो याद रखना, डबल हेलिकल मॉडल ऐसे नहीं मिलता। साथ में अपन देखेंगे सेंटर में ऐसी बॉल, और इस बॉल को क्या बोला है, हिस्टोन। एक बॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक डंडा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक और हिस्टोन। कौन सा हिस्टोन, H1 हिस्टोन। ठीक है, तो दो हिस्टोन दिख गए, एक अंदर वाली बड़ी सी बॉल दैट इज कॉल्ड एज कोर हिस्टोन, एक हो गया H1 हिस्टोन। अंदर वाले को बोला हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि अपन एक डीएनए की लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं। अपन ने बोला कि ये है एक सीडी की तरह स्ट्रक्चर डीएनए का। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर बोलूँ कि मैं तुमको सीढ़ियाँ कितनी है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 सीढ़ियाँ हैं। ये 5 सीढ़ियाँ हैं, मैं सीढ़ी का नंबर बता दूँ कितनी नंबर ऑफ सीढ़ियाँ हैं, 5। और मैं तुमको बता दूँ कि 1 और 2 सीढ़ी, मतलब 2 सीढ़ी के बीच की दूरी बता दूँ जो कि है 2 मीटर। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। खुद दिमाग लगाओ। मेरे पास सीढ़ियाँ हैं 5, एक सीढ़ी, हर एक सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस है 2। तो इस पूरी की डिस्टेंस कितनी होगी, सीधे से तुम करोगे 5 गुणित 2, 5 इंटू 2 दैट इज 10। सीधे से आ गया 10 मीटर इज योर पूरे लेंथ की डीएनए। सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है डीएनए में। डीएनए की पूरी लेंथ निकालने के लिए अपने को करना पड़ता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है, बेस पेयर। सीडी के ऊपर जो चढ़ने का इलाका होता है इसको बोलते हैं बेस पेयर। तो वही अपन ने किया है, तो डीएनए की लेंथ निकाली अपन ने, उससे आई 2.2 मीटर्स। तो ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर्स होती है। ठीक है, अब तो पता चला। पहले अपन ने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अपन ने बोला स्ट्रेट होता होगा और उसके अंदर इस तरह की सीडी स्टेप लाइक पैटर्न होता होगा। फिर अपन ने डबल हेलिकल मॉडल से जाना कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है, इस तरह से। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है। फिर अपन ने तीसरे में क्या जाना कि ये इसके बीच के अंदर, सेंटर के अंदर होता है एक हिस्टोन मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और डीएनए इस तरह से इसके अराउंड घूमता है। और यहाँ साइड में एक और हिस्टोन होता है जिसको अपन बोलते हैं H1 हिस्टोन। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। सब ने रुद्राक्ष देखी होगी, रुद्राक्ष की माला, कोई सी भी माला, हार फूल की माला, रुद्राक्ष की माला में जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो माला होती है, ठीक है, एक रुद्राक्ष की माला कहीं भी मंदिर में मिल जाएगी। वो छोटे छोटे रुद्राक्ष से मिलकर बनती है। ठीक है, कोई सी भी माला ले लो, वो किससे मिलकर बनी है, छोटी छोटी यूनिट्स, छोटे छोटे रुद्राक्ष से मिलकर बनी है। तो उसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। उसको क्या बोलते हैं, बीड मतलब दाना, ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। स्ट्रिंग मतलब समझ में आता है, स्ट्रिंग मतलब धागा। ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। तो ये अपीयरेंस अपने को, ये जो है अपीयरेंस, बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ये अपने को नज़र आता है। देखो ज़रा इस तरह से, यहाँ जो छोटी छोटी अपने को दिख रही है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये अपने को दिख रहा है रुद्राक्ष की माला जैसा स्ट्रक्चर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि ये बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दिखता क्यों है, किस पे दिखता है ये दिखता है क्रोमैटिन पर। तो दिस बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस इज सीन इन क्रोमैटिन, सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका पहले का पढ़ लेते हैं। इसने क्या बोला है, इन यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स मिलती है, अपने को हिस्टोन मिलता है। अपन ने बोला डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिव है। ठीक है, और उसके अंदर, उसके बीचों बीच ऐसी बॉल है जिसको अपन ने बोला हिस्टोन पॉजिटिव है। हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से भी अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोला इसने कि हिस्टोन के अंदर कुछ अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन वो होता है। ठीक है, फिर इसने बोला है कि हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अपन ने देखा ये है हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ H1 हिस्टोन अलग से है। ठीक है, अपन ने देखा बीडेड अपीयरेंस किसका होता है, तो क्रोमेटिन का होता है, ये भी देखा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि इसने बोला है कि बीड ऑन स्टिंग अपीयरेंस क्रोमेटिन में देखने को मिलता है और वो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है मेटाफेस में। मेटाफेस पता होगा सेल साइकिल में, मेटाफेस वो स्टेज होता है जहाँ पर कि मेटाफेसिक प्लेट बनती है। ठीक है, मतलब जो पूरा न्यूक्लियस है सेल का वो सेंटर में आ जाता है इस तरह से, ऐसा लगता है सेल को 2 हिस्सों में तोड़ने वाला है, पर ये जो बीच की लाइन दिख रही है ये होता है सेल का क्रोमेटिन। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। फिर आते हैं अपन डीएनए का सर्च कैसे हुआ। ठीक है, तो सर्च ऑफ डीएनए मटेरियल के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि, तो सबसे पहले यहाँ बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल बताया गया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर किया गया सबसे पहले। तो इसमें बताया गया था